चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.1 का में वेक्टर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। ठीक है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल, मान लो कोई एक बंदा लेते हैं, उसकी हाइट लेते हैं। जैसे मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, मेरी हाइट मान लो कितनी है, 5 फुट 7 इंच। ठीक है, अब देखो मेरा कोई मैग्नीट्यूड है ना, मेरा मैग्नीट्यूड कितना है, 5 फुट 7 इंच। अब मेरी कोई डायरेक्शन होगी, कोई इंसान की कोई डायरेक्शन थोड़ा होती है, तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आए उसको कहते हैं स्केलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर की। ये हम कोई ब्लॉक ले लेते हैं, ये ब्लॉक है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से पुश करूँगा इस डायरेक्शन से तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से पुश करूँगा, यहाँ से पुश करूँगा तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे, ये देखो यहाँ से मैंने इसकी, ये मैंने क्या लगाई है, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, फोर्स ही लगा रहा हूँ ना। जब मैं फोर्स यहाँ से लगाऊंगा तभी ये इस तरफ जाएगा, और जब मैं फोर्स यहाँ से लगाऊंगा ये तभी इस तरफ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हुआ। देखो, जब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा था तो ये होगी इसकी डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड क्या हुआ, मान लो मैंने ये 15 न्यूटन से, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, मान लो मैंने 15 न्यूटन से यहाँ से फोर्स लगाई, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए हम इसको वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। देखो, स्केलर लेंथ की डायरेक्शन नहीं होती, लेंथ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब लेंथ की तो कितनी लेंथ है वही होगी ना। नेक्स्ट, मास हो गया वेट, जैसे 10 kg वेट, तो उसकी तो डायरेक्शन नहीं होती, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट, टाइम की डायरेक्शन थोड़ा होती है, तो डायरेक्शन टाइम भी स्केलर हो गया। नेक्स्ट, टेम्परेचर भी स्केलर है। एरिया भी स्केलर है। वॉल्यूम भी स्केलर है। नेक्स्ट, वर्क डन, ये भी स्केलर है। अब आ जाओ वेक्टर में क्या होगा। वेक्टर में पहला फोर्स हो गया, दूसरा वेलोसिटी, नेक्स्ट एक्सेलरेशन, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, ये होगी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। तो समझ आ गया स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। देखो, सबसे पहले हम एक डायरेक्टेड लाइन लेते हैं। ये एक डायरेक्टेड लाइन है। कौन सी लाइन है, डायरेक्टेड लाइन, या ये इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ये इस डायरेक्शन में भी डायरेक्टेड लाइन है, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन। बेसिकली वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर खुद भी एक डायरेक्टेड लाइन है। वेक्टर का मतलब ही लाइन होता है, डायरेक्टेड लाइन। ये डायरेक्टेड लाइन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये लाइन है ना, ठीक है, ये मान लो इनिशियल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो ये मान लो एक डायरेक्टेड लाइन है, ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये भी डायरेक्टेड लाइन है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है,
इस लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर बेसिकली एक डायरेक्टेड लाइन ही होता है, वेक्टर का मतलब ही लाइन है, डायरेक्टेड लाइन, जिसका हमें कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। देखो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन भी है, इसलिए इसको वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये मान लो हमारे पास एक लाइन है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इनिशियल पॉइंट। और इस पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट होता है ए और ये पॉइंट होता है बी। मान लो ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, देखो ए बी वेक्टर। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी वेक्टर। ठीक है, मान लो ये कोई लाइन है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लो ए वेक्टर है, ये जो लाइन है ये क्या है? ए वेक्टर। तो और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होगी रिप्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, इसी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि ये इस तरफ जा रहा है तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि मतलब इसकी लेंथ कितनी है। मान लो इसकी लेंथ है 2, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो गया? लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन की जितनी लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? देखो, इट इज डिनोटेड बाय, ये ए बी है ना, आपने क्या करना है? ये लिखना है ऐसे और इसके यहाँ पे साइड पे मॉडुलस डाल देना है। क्या डाल देना? मॉडुलस। तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, अगर ये ए वेक्टर है तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये मान लो हम एक 3D प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं और इसको z ले लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को o ले लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पोजीशन वेक्टर का जो पॉइंट होगा ना वो o से, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। मतलब जो इसका इनिशियल पॉइंट होगा ना, इनिशियल पॉइंट, वो ओरिजिन होगा पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन। तो ये यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ pxyz, ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर OP। क्या मतलब हुआ इसका? देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या लिखना है हमने? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P। इस पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूँ, हमेशा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकलता है। ठीक है, हुज, इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा? हुज इनिशियल पॉइंट, वो हमेशा क्या होगा? ओरिजिन, मतलब 0 0 0। ठीक है, और इसका जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो जिसका आप निकाल रहे हो वो उसका टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। जैसे हम P का निकाल रहे हैं तो ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये होगी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर, तो आपको समझ आ गया पोजीशन वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और जिस पॉइंट का निकाल रहे हैं वो उसका टर्मिनल पॉइंट हो। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बन जाएगा OP वेक्टर। ये आ गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको अगर मैं इस वेक्टर को R मान लूं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं R वेक्टर। ये इसकी क्या है? रिप्रेजेंटेशन। ये आ गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो मैग्नीट्यूड किसका? पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? आपने OP वेक्टर लिखना है और यहाँ पे लिख देना है मॉडुलस। इसी तरह अगर R वेक्टर है तो उस पर भी आपने लिख देना है मॉडुलस। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर हमेशा याद रखना वो होता है √x² + y² + z²। ठीक है,
ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, ये मैं एक 3D प्लेन लेता हूँ, इसको मैं रखता हूँ x y z, ठीक है, और ये आ गया हमारा O। अब डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मैं क्या एक पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ P, ठीक है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा x के साथ, ठीक है, ये y के साथ एंगल बना रहा है, नहीं पहले z के साथ और फिर y के साथ, ये y के साथ बना रहा है बीटा और z के साथ बना रहा है गामा, ठीक है। ये जो अल्फा बीटा गामा है इसको हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल्स। क्या कहेंगे? डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। अगर हम अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइन मतलब कॉस, अगर मैं इन तीनों के साथ कॉस लगा दूं, ये देखो मैं इन तीनों के साथ कॉस लगा रहा हूं, तो ये बन जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आगे। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये ट्रायंगल ले रहा हूं, इस ट्रायंगल को ना कंप्लीट कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इस परपेंडिकुलर इसका नाम रख रहा हूं ए, तो ये क्या बन रहा है? ओ ए पी, ठीक है। तो कॉस अल्फा क्या होता है? कॉस होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। और इसको ना, इस वाली लेंथ को मैं x मान रहा हूं और इस वाली लेंथ को मैं y मान रहा हूं, और पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? r से, यही होता है ना, r से डिनोट करते हैं ना, ठीक है। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? x, और हाइपोटेन्यूज देखो कितना है? हाइपोटेन्यूज है r, ठीक है। इसी तरह कॉस बीटा क्या होगा? कॉस बीटा हो जाएगा y अपॉन r, और कॉस गामा क्या हो जाएगा? कॉस गामा हो जाएगा z अपॉन r, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? मान लो इस नोटेशन को मैं L मान लेता हूं और इसको M मान लेता हूं और इसको N मान लेता हूं, ठीक है। ये होगी हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है? L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। L कॉस अल्फा, M कॉस बीटा और N कॉस गामा। ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट। नेक्स्ट होता है डायरेक्शन रेशियोज। क्या होती है डायरेक्शन रेशियोज? डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है? देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। दीज आर नंबर्स। डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है? नंबर्स होते हैं। दीज आर नंबर्स। मान लो वो नंबर्स मैं मान लेता हूं ए, बी और सी, सच दैट दे आर proportional, such that they are proportional to, किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस के। डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या मानी है? एल, एम और एन, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी? ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है और ये प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। देखो क्या मतलब हो गया इसका? मतलब दैट इज ए अपॉन एल इक्वल टू बी अपॉन एम इक्वल टू सी अपॉन एन, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, एल की वैल्यू देखो, एल की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं एक्स अपॉन आर, लिख सकते हैं ना। तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा यहां से एल आर, यही होगा ना, ये इधर चला गया। इसी तरह वाई क्या होगा? वाई हो जाएगा एम आर, और z हो जाएगा एन आर, ठीक है। ये जो ये है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये होगी डायरेक्शन रेशियो। तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू एल आर, बी इक्वल टू एम आर और सी इक्वल टू एन आर। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी?
एल आर, एम आर, एन आर। कहने का मतलब डायरेक्शन, देखो ये प्रोपोर्शनल है ना, अगर मैं एल को इधर ले आऊँ, अगर मैं एल को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा आर, इसको इधर ले आऊँ ये भी हो जाएगा आर, और इसको इधर ले आऊँ ये भी हो जाएगा आर। तो आप देखो मैं इन सबको आर के इक्वल लिख सकता हूँ ना। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। आप याद रख सकते हो, अगर किसी की डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन आ रहा है तो डायरेक्शन रेशियो होगी एल आर, एम आर, एन आर। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगी? एल आर, एम आर और एन आर। ठीक है, इसके बाद ना एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नहीं कह लो, रिमार्क कह लो। देखो क्या रिमार्क, ये आपको यूज़ करना है, ये आपको अगले चैप्टर 3D में भी यूज़ होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं आपको ना इसका प्रूफ कराता हूँ। प्रूफ ये कैसे होता है 1 के इक्वल? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मैंने LHS ले ली। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, मैंने L की वैल्यू क्या निकाली थी? कहाँ गया? ये देखो L क्या था? x बाय आर, m था y बाय आर और n था z बाय आर। वो मैं यहाँ वैल्यूज डालने लगा। L की वैल्यू क्या है? x बाय आर, m की वैल्यू n बाय आर, और नहीं ये y बाय आर, और n की वैल्यू z बाय आर, है ना। अब आप इसका स्क्वायर खोलो, अब आप इसका एलसीएम लो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, अब ये आर क्या होता था? आर होता था पोजीशन वेक्टर। अगर आपको याद हो, मैंने आर की वैल्यू अभी पीछे टॉपिक में ये बताई थी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसको मैंने ऐसा लिखा था, ऐसे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो या ऐसे। तो मैं यहाँ पे आर की वैल्यू डालने लगा हूँ। आर की वैल्यू देखो क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। देखो मैंने ये प्रूफ कर दिया 1। आपको ना प्रूफ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको याद रखना है L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं? ये डायरेक्शन रेशियोज ABC डायरेक्शन रेशियो है, जो LR होता है, MR और NR। और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है बस, इसके अलावा आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। बस वो लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, फिर हम एक्सरसाइज 10.1 शुरू करेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम होता है नल वेक्टर। देखो जीरो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, क्या हो? मैग्नीट्यूड जीरो। ठीक है, मैग्नीट्यूड जीरो मतलब, देखो डेफिनेशन से समझाता हूं। इसकी डेफिनेशन होती है अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, ध्यान से सुनो, जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर, जिसका टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट कोइंसिडेंट करें, मतलब जिसका टर्मिनल पॉइंट और वेक्टर पॉइंट कोइंसाइड करें, उसको कहते हैं जीरो वेक्टर। जैसे मान लो, जैसे ये हम लेते हैं ना एक वेक्टर, ये ए वेक्टर लेते हैं, ये बी वेक्टर लेते हैं, तो इसका ये जो पॉइंट है ना, ये ए है और यही बी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो जीरो है, तो वो हो गया जीरो वेक्टर। समझ आई? और इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर से, ऐसे। ठीक है, मतलब इसका जो जीरो, जैसे ये ए और बी है, तो जीरो वेक्टर में ये ए होगा और ये बी होगा, तो इनके बीच में मैग्नीट्यूड तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो मैग्नीट्यूड होगा जीरो, इसलिए हमने ये लिखा। ठीक है, नेक्स्ट आती है डेफिनेशन यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यूनिट मतलब 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। ठीक है, जैसे मान लो
ये आप हो, ठीक है, ये आपका घर है, आप नहीं हो, आपका घर है, आपका क्या घर है, और ये आप यहाँ से अपने स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अपने स्कूल जा रहे हो, तो इसके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है या 1 यूनिट है, कुछ भी कह सकते हो, मान लो 1 यूनिट है, तो वो हो गया यूनिट वेक्टर। देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन भी है, तो इसलिए इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट करते हैं ए, ऐसे ए कैप से, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर होते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो। जैसे मान लो ये वेक्टर है एक, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, इस वेक्टर को ए रख लेते हैं, और ये दूसरा वेक्टर है, इसका भी देखो यही सेम इनिशियल पॉइंट है ना। देखो दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है। जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। वो 1 या 2 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो पैरेलल वेक्टर हो। क्या हो? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब जैसे ये देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ज़रूरी नहीं है कि इनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन इनकी अपोजिट भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन पैरेलल होने चाहिए। देखो दोनों पैरेलल है ना, चाहे उनकी डायरेक्शन इस तरफ हो या उस तरफ हो, उससे हमें कोई नहीं लेना देना, हमें बस देखना पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हो गया जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। जैसे देखो ये वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन 2 है, और डायरेक्शन 2 नहीं है, इसकी लेंथ 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और ये दूसरा वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, तो दोनों की लेंथ 2 है, और देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस वेक्टर को कहते हैं इक्वल वेक्टर। उस केस में ए और बी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से है नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये है इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव माइनस ए इस तरफ ही होगा ना, ये ए वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर हो गया इस तरफ, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अगर ये ए वेक्टर ऐसा है, ये ऐसा है ना, तो ये क्या इस पॉइंट से ऐसे भी होना चाहिए? बिल्कुल, ये भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है, तो दोनों केस होंगे नेगेटिव वेक्टर के, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है फ्री वेक्टर, बस फ्री वेक्टर बचा, और इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्री वेक्टर। देखो फ्री वेक्टर क्या होता है? विदाउट चेंजिंग magnitude and direction, without changing magnitude and directions, vectors can be displaced parallelly। देखो मैंने क्या लिखी डेफिनेशन इसकी, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ना तो हमें उसका मैग्नीट्यूड करना चेंज करना है और डायरेक्शन चेंज करना है, तो वेक्टर को हमें डिस्प्लेस करना है पैरेलल,
देखो क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन इधर है, और मान लो इसका मैग्नीट्यूड 2 है, मतलब इसकी लेंथ 2 है, ठीक है। तो मैं इस वेक्टर को उठा के इधर रख सकता हूं ना। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की, मैंने पैरेलली इसको यहां रख दिया। समझ आई? इस वेक्टर को उठा के मैं इधर भी रख सकता हूं, है ना। देखो ये एक तो ये पैरेलल भी है ना, पैरेलल है ना, और ना मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना डायरेक्शन चेंज की। हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सके पैरेलली, तो मैंने इसको उठा के इधर रख दिया। तो इस टाइप के वेक्टर्स को कहते हैं फ्री वेक्टर्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है 40 किलोमीटर 30 डिग्री को ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो कैसे करेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ को। सबसे पहले हम बनाते हैं, ये देखो ये क्या होता है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, यही होता है ना। अब हमें इसको बनाना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो ये मैं बना रहा हूं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ये मैंने एंगल बना दिया। इसके बाद हमें 40 किलोमीटर भी प्लॉट करना है ना। तो मान लो ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है। तो यहाँ से लेकर और ये ऐसे जा रहा है, तो आप बोल दो यहाँ से यहाँ तक ये 40 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर। और देखो मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया 40 किलोमीटर 30 डिग्री को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। अब हमें देखना है इनमें से कौन वेक्टर और कौन स्केलर है। तो फर्स्ट पार्ट है 10 kg। अब kg जो होता है मास होता है, तो मास की डायरेक्शन थोड़ा होती है कोई, तो ये हो जाएगा स्केलर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्केलर, ठीक है। सेकंड 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। अब देखो इसमें एक तो हमें मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है और डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो ये हो जाएगा वेक्टर। नेक्स्ट 40 डिग्री। अब आप कोई एंगल बनाओगे, उसकी डायरेक्शन थोड़ा होगी, उसका तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा ना, इसलिए ये स्केलर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ 40 वॉट। अब वॉट किसका यूनिट होता है, वॉट यूनिट होता है पावर का। किसका यूनिट होता है, पावर का। तो पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, वर्क डन पर टाइम। ऐसा यूनिट यही होता है ना, वर्क डन पर टाइम। तो वर्क डन क्या होता है, स्केलर, और टाइम भी स्केलर है, तो पावर भी स्केलर हो जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ क्या, 10⁻⁻19 कूलम। अब कूलम किसका यूनिट है, कूलम यूनिट होता है चार्ज का, तो चार्ज भी स्केलर होता है, ठीक है। कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। और लास्ट पार्ट है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। किसका होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मैंने आपको बताई थी, ये भी क्या होती है, इसकी भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, तो ये हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला पार्ट है टाइम पीरियड। तो टाइम का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, टाइम की डायरेक्शन थोड़ा होती है, तो ये हो जाएगा स्केलर।
ठीक है। सेकंड पार्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस का भी ये भी क्या होगा, डिस्टेंस एक लेंथ होगी ना, तो लेंथ का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये भी स्केलर, ठीक है। थर्ड फोर्स। फोर्स क्या होती है, फोर्स मैंने आपको पहले भी बताया, ये वेक्टर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पार्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। और लास्ट वर्क डन। वर्क डन तो मैंने आपको अभी पहले पार्ट में ही बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया, वर्क डन भी स्केलर होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारे पास, इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये हमारे पास फिगर दी हुई है और हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कौन से वेक्टर को इनिशियल है। तो फर्स्ट पार्ट आ गया को इनिशियल। मैंने आपको क्या बताया था, को इनिशियल वो वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो। ये देखो, ये दोनों वेक्टर को इनिशियल है क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में चेक करो कि किसका एक ही इनिशियल पॉइंट है। देखो, अगर आप देखो ए इसका एक है और डी देखो दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट है और किसी का नहीं आपको दिखेगा। देखो दोनों का सेम है ना, तो हम कह सकते हैं ए एंड डी आर, ए एंड डी, ये डी लिखा है मैंने, आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसने पूछा इक्वल वेक्टर मैंने आपको बताया था जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जैसे ये देखो, इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है ना। तो ऐसा कौन से वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका तो अपोजिट डायरेक्शन है। ये देखो, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और इनकी लेंथ भी सेम होगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, है ना। तो ये इस टाइप, ये देखो डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो हम कौन से वेक्टर बोलेंगे, बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर। और लास्ट पार्ट है, इसने पूछा कोलिनियर बट नॉट इक्वल। देखो मैंने आपको कोलिनियर वेक्टर कौन से वेक्टर बताए थे, जो पैरेलल वेक्टर हो। पैरेलल वेक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है, और एक दूसरे होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक केस ये और एक केस ये दोनों केस में ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। लेकिन इसने कंडीशन ये दी है कोलिनियर होने चाहिए बट नॉट इक्वल। मतलब ये दोनों तो इक्वल है ना, तो हमें ये नहीं लेने, ये वाला लेना है अब, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखो इन दोनों की तो डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन देखो, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। एक तो ये पैरेलल है और दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। तो कौन सी होगी, ए एंड सी। ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आंसर दी फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो पहला पार्ट है ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। देखो ये वेक्टर मान लो ए है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये माइनस ए वेक्टर है, ये इस तरफ ही होगा ना। तो क्या ये कोलिनियर है? कोलिनियर का मतलब होता है कि वो वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? है ना पैरेलल, तो हम कहेंगे ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर, 2 कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन से हो गए? पैरेलल वेक्टर। 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहता है अगर कोई 2 कोलिनियर वेक्टर है तो क्या उनकी लेंथ हमेशा बराबर होगी? मैग्नीट्यूड का मतलब यही हो गया ना। देखो ये मान लो ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसकी लेंथ मान लो 2 है, और ये दूसरा वेक्टर है ये बी, इसकी लेंथ मान लो 3 है।
अब पहली चीज़ ये नोट करो, क्या ये कोलिनियर है? बिल्कुल कोलिनियर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब इसने बोला दो कोलिनियर वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए। देखो इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो ये इक्वल थोड़ा हुए, तो हम कहेंगे फॉल्स, ठीक है। अब तीसरा पढ़ो, थर्ड कहता है अगर टू वेक्टर्स हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है वो आर कोलिनियर, मतलब अगर दो वेक्टर हैं उसका सेम मैग्नीट्यूड है तो क्या वो कोलिनियर होंगे? कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड नहीं सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसे मान लो ये बनाता हूँ, ये ए वेक्टर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने 2 ले लिया, और ये दूसरा वेक्टर लेता हूँ मैं बी, ये भी मैंने मैग्नीट्यूड 2 ले लिया। क्या ए और बी कोलिनियर है? नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पैरेलल नहीं है ये, तो इसलिए फॉल्स। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना ज़रूरी नहीं है, दोनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, टू कोलिनियर वेक्टर्स, ये मान लो ये कोलिनियर वेक्टर ए और ये बी, ठीक है, ये मैंने दोनों वेक्टर्स बना लिए। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, कहता है अगर ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं तो क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? देखो आपके सामने है, अगर ये 2 है ये 3 है तो इनका मैग्नीट्यूड थोड़ा बराबर होगा, तो ये फॉल्स है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।